तो मेरे छोटे भाइयों और बहनों, स्वागत है आपके अपने चैनल वेदांतु में। होप कर रहा हूं कि आप जहां कहीं भी हो एकदम स्वस्थ हो, मजे में हो और पढ़ाई कर रहे हो। आज हम फिर से आप लोगों के लिए लेके आए हैं क्लास 8 का साइंस बुक का, दैट इज क्यूरियोसिटी बुक का चैप्टर नंबर 12, दैट इज हाउ नेचर वर्क्स इन हार्मनी। अभी जो चैप्टर है इसका सेशन नंबर 1 हो चुका है एंड वो सेशन में हमने सीखा था कि इकोसिस्टम कैसे वर्क करता है एंड व्हाट इज इकोसिस्टम बाय द वे। तो मैं ये चाहूँगा कि अगर आपने वो सेशन नहीं देखा है तो ज़रूर वो सेशन को देखें और फिर ये सेशन पे आए ताकि कंटिन्यूएशन मिले। तो चलिए आज हम देखेंगे कि हाउ biotic and abiotic components in the habitat are interdependent on each other. So let us see and आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। क्लास 8 चैप्टर नंबर 12, हाउ नेचर वर्क्स इन हार्मनी। बायोटिक एंड एबायोटिक इंटरैक्शंस, कैसे इन लोग इंटरैक्ट करते हैं, कैसे एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हैं। सो लिविंग ऑर्गेनिजम्स और बायोटिक कम्युनिटी आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। सॉरी, डिपेंडेंट पहले तो ऐसा है कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उन लोग सर्वाइवल के लिए एबायोटिक कंपोनेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट है। जैसे मैं हूं, आप हैं, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसको वो सांस लेता है। हाँ, जरूर सांस लेता है। बिना सांस के वो उसका मुंह बंद करेंगे जितना रहेगा क्या? नहीं, ऑक्सीजन चाहिए उसको एयर से। सो वी आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स। फॉर आवर सर्वाइवल वी आर डिपेंडेंट ऑन एयर फॉर ऑक्सीजन, फॉर ब्रीथिंग। बराबर है। सो लिविंग ऑर्गेनिजम्स मतलब बायोटिक कम्युनिटी। खाली मैं ही नहीं, कुत्ते को भी ऑक्सीजन चाहिए, जानवर को भी ऑक्सीजन चाहिए। तो सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, अब देखो झाड़ पत्ती है, उसको कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, उसको है ना सनलाइट चाहिए फॉर द सर्वाइवल, ताकि वो खाना बना सके। तो सिंपल सा बात क्या समझ में आई आपको कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स डिपेंड्स अपॉन नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, है ना, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, दैट इज एबायोटिक कंपोनेंट्स फॉर देयर सर्वाइवल। सो लिविंग ऑर्गेनिजम्स और बायोटिक कम्युनिटी depends upon non-living things or abiotic components for their survival. जितने भी living organisms हैं, जितने भी biotic community है, they are dependent on non-living things. इसका मतलब abiotic components for their survival. Example, plants and animals needs water, air, soil and sunlight for their growth. For their to grow. तो plants and animals को उनके बढ़ोतरी के लिए एयर चाहिए, सॉइल चाहिए, वाटर चाहिए एंड सनलाइट भी चाहिए। ये चारों एबायोटिक कंपोनेंट्स जो हैं, दे आर मस्ट फॉर लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू सर्वाइव। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन ईच अदर फॉर न्यूट्रिशन। अब देखो, बायोटिक कंपोनेंट में भी, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में भी, plant is dependent on animals for the pollination, है ना, for the nutrition,
plants is dependent upon animals and animals are dependent upon plants. बहुत सारे एनिमल्स जो हैं वो वेजिटेरियन है, पत्ते उत्ते खा के ही जिंदा रहते हैं, ठीक है। सो बहुत सारे एनिमल्स हैं, जैसे कि हम भी हैं, वी ईट वेज ऑल्सो, वी ईट नॉन वेज ऑल्सो, लेकिन हेवीली नॉन वेज थोड़े खा सकते दिन भर रात भर, दिन भर रात भर। सो वी आर डिपेंडेंट अपॉन प्लांट्स. So animal is dependent on plants for nutrition also, for respiration also, and अगर झाड़ ने ऑक्सीजन देना बंद कर दिया तो एयर में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी and we will not survive. So we are heavily dependent upon the plant also for our respiration and for everything. So plants are dependent upon animals and animals are dependent upon plants. बराबर है। अब देखो प्लांट पॉलिनेशन कैसे होगा? हवा के थ्रू होगा, हवा के माध्यम से होगा, या बीज आएगी, बीज इधर जाएगी उधर चोंच मारेगी, सब इधर का पोलन ग्रेन उधर जाके उठेल देगी। सो इसका मतलब फॉर द रिप्रोडक्शन ऑल्सो दिस लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर इम्पॉर्टेंट। तभी तो फूल और फ्रूट्स आएंगे ना झाड़ में, एंड फ्रूट्स आएंगे तो सीड आएगा तो प्लांट का रिप्रोडक्शन होगा। सो सिंपल सा बात है कि plants and animals are dependent upon each other for nutrition also, for respiration also, and for reproduction also. So plants and animals are dependent upon each other for nutrition, respiration, and reproduction. These are interactions among biotic components. These are interaction among biotic components. ये obviously living organisms के ऊपर dependent है एक दूसरे के ऊपर. So this is interaction among biotic components, living components, एक दूसरे के ऊपर dependent रहना. Interaction among biotic components happens between two living organisms. तो जो भी दो living organisms हैं, so interaction among biotic components happens between two living organisms. So इससे यही पता चला कि interaction हो रहा है between two living organisms because they are dependent upon each other. Interaction between biotic and abiotic components involves living and non-living things. So, interaction among biotic components happens between जो दो living thing के बीच में interaction होगा. So that is interaction among two biotic components. और जब एक नॉन लिविंग थिंग और एक लिविंग थिंग के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है, सो दैट इज इंटरेक्शन बिटवीन बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स. दैट इज इट इन्वॉल्व्स लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स. ठीक है, बोथ टाइप ऑफ इंटरेक्शन, दोनों टाइप का इंटरेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट. वी नो दैट चाहे वो लिविंग थिंग नॉन लिविंग थिंग के ऊपर डिपेंडेंट हो, जैसे कि हम एयर के ऊपर डिपेंडेंट हैं फॉर ब्रीथिंग, ऑक्सीजन चाहिए एयर से, एंड वी आर डिपेंडेंट हेविली ऑन वाटर, वी आर डिपेंडेंट ऑन लैंड, वी आर दैट इज सॉइल. सो इसका मतलब, so we are dependent upon non-living things.
So this type of interaction is important because for our survival. अगर वो नहीं होगा तो हम नहीं जिएंगे. Similarly, लिविंग थिंग का लिविंग थिंग के ऊपर डिपेंडेंसी, मतलब अगर कोई जैसे हिरन हो गया, उसको पत्ता उत्ता हटा दिया जाए, क्या खाएगा वो? मर नहीं जाएगा. इसका मतलब डिपेंडेंसी अपॉन ऑफ लिविंग थिंग, लिविंग कंपोनेंट टू नॉन लिविंग, टू लिविंग कंपोनेंट, लिविंग और लिविंग, मतलब इंटरेक्शन बिटवीन टू बायोटिक कंपोनेंट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो दोनों टाइप का इंटरेक्शन, बायोटिक एंड एबायोटिक, बायोटिक एंड बायोटिक, इज वेरी इंपॉर्टेंट. दिस इंटरेक्शन, सो वही बोला है, बोथ टाइप ऑफ इंटरेक्शन, बोथ टाइप ऑफ इंटरेक्शन आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ एनी हैबिटेट. कोई भी हैबिटेट हो, उसको बचे रहने के लिए ये दोनों टाइप का इंटरेक्शन का जरूरत है. बायोटिक बायोटिक, बायोटिक एबायोटिक. ठीक है. These interaction influence life process like nutrition, respiration and reproduction. यही जो इंटरेक्शन का प्रोसेस है बिटवीन बायोटिक एंड बायोटिक एबायोटिक, ये जो इंटरेक्शन हो रहा है, जो एक दूसरे का इस्तेमाल किया जा रहा है, यही इन्फ्लुएंस करता है द लाइफ प्रोसेस लाइक न्यूट्रिशन. लाइफ प्रोसेस को इन्फ्लुएंस का काम यही इंटरेक्शन करते हैं, लाइक न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन, रेस्पिरेशन. लाइफ प्रोसेस में न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन एंड रिप्रोडक्शन. सो ये कहाँ से मिलता है? ये इंटरेक्शन, मतलब बायोटिक और बायोटिक का इंटरेक्शन हो या बायोटिक एबायोटिक का इंटरेक्शन हो, इसी से हमको मिलता है. यही इन्फ्लुएंस करता है ये तीनों चीज़ों को, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन एंड रिप्रोडक्शन. अब बीज आई नहीं, बोले मैं नहीं जाऊंगा, ठीक है, तो पोलन ग्रेन इधर से उधर जाएगा नहीं, उसको उसका खाना मिलेगा नहीं, है ना. तो ये इंटरेक्शन से ही सब चीज़ पॉसिबल है, चाहे वो न्यूट्रिशन हो, चाहे वो रेस्पिरेशन हो, चाहे वो रिप्रोडक्शन हो. ठीक है. मतलब अभी सिंपल सा सोचो यार, बीज का एक एग्जाम्पल ले लो. फूल है, इसके ऊपर बीज आ रहे हैं, है ना. ये बीज क्या कर रहे हैं, इसमें से न्यूट्रिशन ले रहे हैं, फूल से नेक्टर ले रहे हैं उसके अंदर से, और उसी दौरान वो पोलन ग्रेन उसके चोंच पे चिपक जाता है, और वो जब दूसरे फूल पे जाता है वो उधर गिर जाता है वो पोलन ग्रेन. तो इसने पॉलिनेशन के लिए हेल्प किया प्लांट्स को. सो दिस इज इंटरेक्शन बिटवीन एनिमल टू एनिमल, एनिमल एंड एनिमल, एंड एनिमल्स टू प्लांट्स, एनिमल्स टू प्लांट्स. बराबर है. मतलब दो लिविंग थिंग का, दोनों एक दूसरे के लिए इंपॉर्टेंट है. इधर इसको न्यूट्रिशन चाहिए भी इसको, और उसको रिप्रोडक्शन करना है, तो दोनों एक दूसरे के ऊपर हेविली डिपेंडेंट है. एक एग्जाम्पल से बता रहा हूँ मैं. और वैसे ही अब ये प्लांट है, इसका पॉलिनेशन के लिए एयर भी एक माध्यम है ना. सो इंटरेक्शन ऑफ living organisms and non-living thing, that is air. So these type of interaction is very essential for life process like nutrition, respiration and reproduction. ठीक है, चलो बात समझ में आ गई होगी. अब इकोसिस्टम फॉर्मेशन. बायोटिक कंपोनेंट्स इंक्लूड प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. तो कोई भी इकोसिस्टम बनने के लिए तीनों चीज़ों का इम्पॉर्टेंट बायोटिक कंपोनेंट्स लाइक
प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, तीनों चीज़ों का बहुत ज़रूरत होता है। सो इकोसिस्टम फॉर्मेशन में बायोटिक कंपोनेंट्स सच एज प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, कोई भी इकोसिस्टम बनने के लिए, कोई भी इकोसिस्टम में, whether it includes plant, biotic components like plants, animals and microorganisms. So in a biotic component it includes a biotic components in a ecosystem. Ecosystem includes biotic components, plants, animals and microorganisms. तो बायोटिक कंपोनेंट्स में क्या क्या होते हैं? प्लांट्स भी होते हैं जो इकोसिस्टम के लिए एसेंशियल है। इकोसिस्टम में बायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं लाइक प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। एबायोटिक कंपोनेंट्स इंक्लूड्स एयर, वाटर, सॉइल, सनलाइट एंड टेम्परेचर। सो एबायोटिक कंपोनेंट्स भी क्या क्या होते हैं इकोसिस्टम में? एयर, वाटर, सॉइल, सनलाइट एंड टेम्परेचर। सो कोई भी इकोसिस्टम में, कोई भी इकोसिस्टम हो तो बायोटिक कंपोनेंट्स क्या रहते हैं? प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। एबायोटिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं? एयर, वाटर, सॉइल, सनलाइट एंड टेम्परेचर। अगेन these components interact with each other to form ecosystem. अब ये जो बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं वो जब एक दूसरे का सहयोग करते हैं, इंटरेक्शन होता है उनका, तब एक इकोसिस्टम फॉर्म होता है। कोई इकोसिस्टम में, रादर आप ऐसा बोल सकते हो कि एक इकोसिस्टम में बायोटिक एंड एबायोटिक का इंटरेक्शन होता है, बायोटिक एंड बायोटिक का भी इंटरेक्शन होता है। सो दीज कंपोनेंट्स इंटरैक्ट, है ना, interact with each other to form ecosystem. तो इकोसिस्टम बनाने के लिए या बनने के लिए इन लोग का इंटरेक्शन होना बहुत ज़रूरी है, अनिवार्य है। तो चाहे बायोटिक कंपोनेंट्स हो या एबायोटिक कंपोनेंट्स हो, इन लोग जब इंटरेक्ट करते हैं तभी इकोसिस्टम बनता है। सो दीज कंपोनेंट्स कौन कौन से भाई? बायोटिक में प्लांट्स, एनिमल्स एंड ऑर्गेनिजम्स। एबायोटिक में एयर, वाटर, सॉइल, सनलाइट एंड टेम्परेचर। इट फॉर्म्स, ये जब इंटरेक्शन करेगा बायोटिक एबायोटिक सारे कंपोनेंट्स इंटरेक्ट करेंगे तब जाके एक इकोसिस्टम बनता है। एक हैबिटेट में ये जो हमने बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स देखे, जब इंटरेक्शन करते हैं तब एक इकोसिस्टम फॉर्म होता है। ऑर्गेनिजम्स इन इकोसिस्टम इंटरेक्ट विथ abiotic components for food, shelter and protection. So organisms जो है इकोसिस्टम में जितने भी organisms हैं, अब जैसे हम हैं एयर के ऊपर डिपेंडेंट हैं, हम हैं वाटर के ऊपर डिपेंडेंट हैं, हम हैं लैंड के ऊपर डिपेंडेंट हैं हेवीली, हम हैं टेम्परेचर के ऊपर डिपेंडेंट हैं, सनलाइट के ऊपर डिपेंडेंट हैं। सो सिंपल सा बात है, ऑर्गेनिजम्स इन इकोसिस्टम इंटरैक्ट विथ एबायोटिक कंपोनेंट फॉर, चाहे वो फूड के लिए हो, जैसे झाड़ का पत्ता जब तक सनलाइट नहीं मिलेगा वो खाना नहीं बना पाएगा, फोटोसिंथेसिस कर नहीं पाएगा। सो इट इज हेवीली डिपेंडेंट ऑन एबायोटिक कंपोनेंट लाइक CO2 from air, like sunlight. So जितने भी organisms हैं in the ecosystem, they are heavily dependent on abiotic components for food, for shelter also and for protection also.
तुम्हारा छत हटा दिया जाए, छत इज अ एबायोटिक कंपोनेंट, कहाँ शेल्टर लोगे, है ना। तो बायोटिक कंपोनेंट्स आर heavily dependent on organisms, rather is heavily dependent upon abiotic components for food also, for shelter also, for protection also. Two main types of ecosystem exist in the nature. दो मेन टाइप के इकोसिस्टम एग्जिस्ट करते हैं नेचर में, एक तो एक्वेटिक, एक तो टेरेस्ट्रियल, है ना। तो एक्वेटिक मतलब जैसे पानी के अंदर रहने वाले, और एक जो है वो लैंड पे रहने वाले या पानी के बाहर रहने वाले, आप बोल सकते हो सीधा सीधा। सो दो टाइप के इकोसिस्टम एग्जिस्ट करते हैं। सो दैट इज फर्स्ट वन इज एक्वेटिक, इंक्लूड्स ponds, rivers and lakes. Ponds, rivers and lakes. इसमें एक्वेटिक सी भी होंगे, समुद्र वगैरह भी होंगे, अब ये मत बोलना कि वो नहीं लिखा है, तो वो भी होंगे। एंड सेकेंड वन इज टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, इंक्लूड्स फॉरेस्ट, फार्म्स और इवन लार्ज ट्रीज लाइक बेनियन, मैंगो एंड पिलखान। तो दो मेन टाइप के इकोसिस्टम एग्जिस्ट करते हैं दुनिया में। द फर्स्ट वन इज एक्वेटिक, it includes pond, lake, river, etc. And second one is terrestrial. Terrestrial में forest है, farms है, and even large trees like banyan, mango, etc. अब ecosystem can be large or small and can overlap with each other. बड़ा भी हो सकता है इकोसिस्टम, छोटा भी हो सकता है इकोसिस्टम। अब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का इकोसिस्टम छोटा होगा, तो इकोसिस्टम बड़ा भी हो सकता है, इकोसिस्टम छोटा भी हो सकता है, और इकोसिस्टम एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप भी कर सकता है। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। तो मेनली हमने क्या देखा, देयर आर टू टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम, मेन टू टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम। फर्स्ट वन इज एक्वेटिक, एक्वेटिक में पॉन्ड्स है, रिवर्स हैं, लेक्स हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में हमने देखा कि सेकेंड वन इज टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, इट इंक्लूड्स फॉरेस्ट, फार्म्स एंड लार्ज ट्रीज लाइक बेनियन, मैंगो एंड पिलकन्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इकोसिस्टम में क्या होता है, इकोसिस्टम छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, और एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप भी कर सकता है। फिर उसके बाद में सो लिविंग ऑर्गेनिजम्स डिपेंड्स अपॉन नॉन लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। सो बहुत सारी चीज़ों में जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर, नॉन लिविंग कंपोनेंट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं, एंड हेविली डिपेंड। तो ये क्या दिखाता है, डिपेंडेंसी दिखाता है ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑन नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, नॉन लिविंग थिंग, organism बोल रहा हूं। So this is dependency, it shows dependency of living organisms upon non-living things, non-living component आप बोल दो। कैसे, अगर मैं हूं सांस ले रहा हूं, एयर इज नॉन लिविंग थिंग, है ना, बिना एयर के हम जिंदा रह पाएंगे नहीं, तो वी आर हेविली डिपेंडेंट। सो डिपेंडेंसी तो बनी पड़ी रहेगी इकोसिस्टम में हमारी। सो वी आर हेविली डिपेंडेंट अपॉन नॉन लिविंग कंपोनेंट्स इन द इकोसिस्टम। सो लिविंग ऑर्गेनिजम्स डिपेंड्स अपॉन नॉन लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। सनलाइट एग्जाम्पल जो दिया है, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर एसेंशियल, ये सब चीजें एसेंशियल है फॉर प्रोड्यूसिंग फूड इन प्लांट्स। विदाउट सनलाइट, विदाउट कार्बन डाइऑक्साइड, विदाउट वाटर कुछ नहीं हो सकता।
प्लांट्स कुछ भी नहीं कर पाएगा इसके बगैर। अब उसका जो फोटोसिंथेसिस होता है पत्ते में, दैट इज इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। वो कार्बन डाइऑक्साइड एयर से लेता है, वाटर रिलीज भी करता है और मॉइस्चर भी लेता है। वाटर वो नीचे से रूट के थ्रू वाटर का भी इस्तेमाल करता है, इसलिए हम पानी डालते हैं नहीं तो मर जाएगा वो। सो सिंपल सा बात आप समझो कि प्लांट्स को जिंदा रहने के लिए सनलाइट चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए एंड वाटर भी चाहिए, ताकि वो खाना बना सके और वो सरवाइव कर सके। So these three things are very important for production of food in the plants. So these are non-living things, non-living components. Means plant is also very dependent, very much dependent on non-living things. So इनकी भी डिपेंडेंसी हमेशा बनी पड़ रहेगी इकोसिस्टम में। प्लांट्स की भी डिपेंडेंसी नॉन लिविंग कंपोनेंट्स के प्रति हमेशा बनी पड़ी रहेगी इकोसिस्टम में। तो आप ध्यान में रखो, चाहे ऑर्गेनिजम्स हो चाहे प्लांट्स हो, दे बोथ आर हेवीली डिपेंडेंट ऑन नॉन लिविंग थिंग्स इन द इकोसिस्टम। सो सॉइल प्रोवाइड्स, सॉइल जो मिट्टी है, इट प्रोवाइड्स मीडियम एंड एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स फॉर प्लांट्स ग्रोथ। प्लांट्स के ग्रोथ के लिए सॉइल क्या प्रोवाइड करता है? इट इज अ मीडियम जहां से उसको न्यूट्रिएंट्स मिलता है। किसको? प्लांट्स को। सो प्लांट्स, दिस सॉइल जो है, सॉइल इज अ मीडियम, सॉइल प्रोवाइड्स मीडियम फॉर एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स फॉर प्लांट्स ग्रोथ। सो जब भी प्लांट्स ग्रोथ की बात आएगी कि प्लांट्स बढ़ेगा कैसे, तो सॉइल इज अ मीडियम विच प्रोवाइड्स, soil is a medium which provides essential nutrients to the plant for their growth. Air provides oxygen for respiration in plants and also as well as for animals. So air provides oxygen for animals and carbon dioxide for प्लांट्स। ठीक है, तो वो कौन प्रोवाइड करता है? वो ऑक्सीजन, वो एयर ही प्रोवाइड करता है। ये सारी चीजें क्या दिखा रहा है कि वी ऑल आर हेवीली डिपेंडेंट अपॉन दिस नॉन लिविंग थिंग्स। वी ऑल, जितने भी बायोटिक कंपोनेंट्स हैं इकोसिस्टम के, दे ऑल आर हेवीली डिपेंडेंट ऑन नॉन लिविंग थिंग्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वाटर इज असेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जो वाटर है सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए बहुत असेंशियल है, बहुत जरूरी है। सो वाटर इज असेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। वाटर इज असेंशियल। बिना पानी के कोई जीव मात्र जिंदा रह सकता है? नहीं रह सकता। तो वाटर इज असेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। Abiotic components also depends on biotic component. कैसे वो देखेंगे कि abiotic component जो है, जो abiotic components जो नॉन लिविंग कंपोनेंट्स हैं बाय दिस इकोसिस्टम में, they are also dependent upon the biotic components living organisms के ऊपर या plants के ऊपर, they are also dependent. Plant release oxygen during photosynthesis. अब देखो, जब फोटोसिंथेसिस होता है तो उस वक्त प्लांट्स क्या रिलीज करता है? ऑक्सीजन, जो एयर में जाता है। तो क्या बना रहा है? ऑक्सीजन बना रहा है। इसका मतलब एबायोटिक कंपोनेंट भी बायोटिक कंपोनेंट बनाते हैं। सो फॉर प्रोडक्शन ऑफ एबायोटिक कंपोनेंट्स
biotic components are also important. So plant release oxygen during photosynthesis. So abiotic components are also dependent on biotic components. तो आप देख रहे हैं इकोसिस्टम में कि they are interdependent, that biotic components and abiotic components are interdependent. तो एक दूसरे को उन लोग सपोर्ट कर रहे हैं. बायोटिक कंपोनेंट्स के लिए, जिंदा रहने के लिए एबायोटिक कंपोनेंट का जरूरत था, एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स बनने के लिए भी बायोटिक कंपोनेंट्स का जरूरत है. रूट होल्ड्स सॉइल इन प्लेस एंड प्रिवेंट्स इरोशन. अगर सपोज करो झाड़ हटा दिया जाए, पेड़ सब हटा दिए जाए, प्लांट सब हटा दिए जाए, तो क्या होगा? बाढ़ आएगी, मट्टी को बहा के लेके चली जाएगी. बरसात हुआ, जोर का मट्टी बह गया. इसका मतलब सॉइल को इरोड होने के लिए भी रूट्स का जरूरत है, प्लांट्स का जरूरत है. रूट्स ऑफ द प्लांट्स होल्ड द सॉइल एंड प्रिवेंट्स फ्रॉम इरोजन. ठीक है. So this it means that abiotic component, non-living component, soil जो था, it is dependent upon the roots of the plants. They are dependent upon the plant. Plant retain soil and moisture and help cool atmosphere. अब टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए प्लांट्स का जरूरत है. जितना प्लांट काट दोगे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा. पता है हमको, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, बेसिक चीज है. तो प्लांट क्या करता है? सॉइल का मॉइस्चर जो है वो पकड़ के रखता है, वो बना के रखता है. सो सॉइल रिटेन, दिस प्लांट रिटेन सॉइल मॉइस्चर. जो प्लांट है, प्लांट वो सॉइल का मॉइस्चर को बना के रखता है. एंड हेल्प्स कूल द एटमॉस्फेयर. एटमॉस्फेयर को ठंडा रखने में मदद करता है. Organisms that cannot produce their own food, consumers and heterotrophs. कैसे और heterotrophs क्या होते हैं वो देखेंगे. तो आपने ये देखी रिवर्स डिपेंडेंसी, कि हम पहले तो डिपेंडेंसी क्या थी कि वी ऑल बायोटिक कंपोनेंट्स आर डिपेंडेंट ऑन एबायोटिक कंपोनेंट्स. लेकिन उसका रिवर्स भी हो रहा है कि एबायोटिक कंपोनेंट्स आर आल्सो डिपेंडेंट ऑन, सो बायोटिक कंपोनेंट्स, सो दे आर इंटरडिपेंडेंट. सो रिवर्स डिपेंडेंसी भी थी. अब हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स बाय डाइट, दैट इज कंज्यूमर्स और हेटेरोट्रोप्स. Organisms that cannot produce their own food and depend upon other organisms are called consumers. Consumer मतलब दूसरे के ऊपर डिपेंड रहना. देखते हैं ना, हम पैसा देते हैं, we are consumers, जाके कुछ खरीदते हैं. कंज्यूमर का मतलब वही है, दूसरे से लेना. ठीक है. So organisms that cannot produce their own food and dependent on other organisms called consumers. जो भी organisms अपने खाने के लिए दूसरे के ऊपर डिपेंड रहता है for their food, जो अपना खाना खुद नहीं बना सकता, दूसरे के ऊपर खाने के लिए डिपेंडेंट रहता है, that is consumer. So organisms that cannot produce their own food and depend on other organisms for their food are called consumers. They also known as heterotrophs. इसको और क्या बोलते हैं? heterotrophs भी बोलते हैं, meaning other food. ठीक है. So consumers को और क्या बोलते हैं? heterotrophs भी बोलते हैं. तो आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा. These organisms must eat other living things to get energy and nutrients.
कंज्यूमर्स हैं हम लोग, वी आर डिपेंडेंट ऑन अदर फॉर आवर फूड। हम प्लांट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं, प्लांट्स का, तो वी आर बेसिकली अपने एनर्जी के लिए, अपने जीवनचर्या के लिए हम खाना कहाँ से लेते हैं? प्लांट से लेते हैं। न्यूट्रिएंट्स कहाँ से लेते हैं? प्लांट से लेते हैं। दिस ऑर्गेनिजम्स मस्ट ईट अदर लिविंग थिंग्स, सो वील ईट अदर लिविंग थिंग्स टू गेट एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट्स। इज इट? यस, वी ईट प्लांट, वी ईट एनिमल ऑल्सो, कोमड़ी, बकरी and other meats. So ये हेट्रोट्रोप्स कंज्यूमर टाइप के जो लोग होते हैं वो किसके ऊपर? अदर लिविंग थिंग के ऊपर डिपेंड करते हैं टू गेट द एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट्स। वो दूसरे लिविंग थिंग को खा के उनको एनर्जी मिलती है और न्यूट्रिएंट्स मिलती है। टाइप ऑफ कंज्यूमर्स, कंज्यूमर्स में भी अलग अलग टाइप के हों। ऑर्गेनिजम्स दैट ईट ओनली प्लांट्स, ऑब्वियसली ये क्या है? वेजिटेरियन लोग हैं, आर कॉल्ड हर्बीवोरस लाइक डियर एंड सो जो भी कंज्यूमर, कंज्यूमर मतलब हेट्रोट्रोप्स, खाली प्लांट्स खाने वाले वेजिटेरियन लोग, इसको क्या बोलते हैं? हर्बीवोरस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हर्बीवोरस। जैसे गाय हो गई, हमारी गैया माता, वो प्लांट्स ही खाती है बाकी, ठीक है। सो बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो सिर्फ प्लांट्स के ऊपर ही डिपेंडेंट हैं फॉर देयर फूड, दे आर नोन एज हर्बीवोरस। So this is one type of consumers, one type of heterotrophs. Heterotrophs में भी पहला टाइप कौन सा है? That is herbivores. And those that eat only animals are known as, खाली जो animals खाने वाले हैं, they are carnivores. ठीक है? So heterotrophs में भी जो सिर्फ प्लांट्स खाते हैं, मीन्स दे आर डिपेंडेंट अपॉन ओनली प्लांट्स फॉर देयर फूड, सो दे आर हेट्रोट्रोप्स। वो प्लांट्स को खा के अपना एनर्जी लेंगे। एंड कुछ ऑर्गेनिजम्स जो है वो सिर्फ एनिमल्स को खा के अपना एनर्जी लेंगे, सो दे आर नोन एज कार्निवोर्स लाइक लेपर्ड, लॉयन। फिर ऑर्गेनिजम्स दैट ईट बोथ, हम लोग क्या है? हम लोग यही वाले कैटेगरी है जो ऑर्गेनिजम्स विच ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर ओमनिवोरस। तो तीसरा जो बंदा बन रहा है जो दोनों को खाता है वो है ओमनी, ठीक है। So organisms that eat both plants and animals are omnivores like crows, fox and mice. Each type has different feeding habits and plays different role in the ecosystem. चाहे वो तीनों टाइप के organisms हैं, that is herbivorous, carnivorous, omnivorous, these are the types of heterotrophs. तो ये जो तीनों टाइप के डिफरेंट ईटिंग हैबिट जो है, डिफरेंट फीडिंग हैबिट जो है, वो अलग अलग रोल प्ले करते हैं इकोसिस्टम, ठीक है। ईच ऑर्गेनिजम्स इन फूड चेन, तो हर एक ऑर्गेनिजम्स फूड चेन अलग अलग लेवल पे फूड चेन के रहेगा। सो ईच ऑर्गेनिजम्स इन फूड चेन हैज स्पेसिफिक पोजीशन कॉल्ड ट्रॉपिक लेवल। सो फूड चेन में जब भी फूड चेन की बात करेंगे कि कौन किसको खा रहा है, कौन किसके ऊपर है, तो वो फूड चेन में सबका अलग अलग स्पेसिफिक पोजीशन है।
अलग अलग लेवल पे होंगे उन लोग। प्रोड्यूसर्स लाइक ग्रीन प्लांट्स आर एट फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल। तो पहले क्या होता है, पहले प्रोड्यूसर बनते हैं। पहले कौन होता है, प्रोड्यूसर, है ना। फिर हर्बीवोरस लाइक डियर वगैरह, दे एट, they are on the second level, and small carnivores like frogs are at the third level. Large carnivores like tigers and vultures occupies the next level. So मैं ट्रॉपिक लेवल की बात करूं तो नीचे क्या आएगा, कंज्यूमर्स आएंगे। कौन आएगा, कंज्यूमर्स सबसे नीचे वाले लेवल में। फिर उसके ऊपर वाले लेवल में कौन आएगा, देखो हर्बीवोरस। तो पहले कंज्यूमर्स आए, प्रोड्यूसर्स लाइक ग्रीन प्लांट्स एंड आर इन द फर्स्ट लेवल। फिर हर्बीवोरस लाइक डियर वगैरह इन द सेकेंड लेवल। सो हर्बीवोरस लाइक डियर वगैरह। इसके ऊपर एक छोटा कार्निवोरस आएगा, फ्रॉग वगैरह लाइक फ्रॉग। और इसके ऊपर कौन आएगा, बड़ा कार्निवोरस लाइक टाइगर। ठीक है। सो ऐसे ट्रॉपिक लेवल बनते हैं। आगे बढ़ते हैं। पिरामिड स्ट्रक्चर, नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स जनरली डिक्रीजेस एट हायर लेवल। तो जैसे लेवल बढ़ते जाता है, नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स पिरामिड में कम होते जाते हैं। दिस क्रिएट्स पिरामिड स्ट्रक्चर विथ मोस्ट ऑर्गेनिजम्स एट द बेस। सो जो प्रोड्यूसर रहेंगे वो सबसे ज्यादा होंगे नीचे जनसंख्या में, पॉपुलेशन में। उसके ऊपर वाले लेवल में क्या होंगे, कम होंगे। उसके ऊपर वाले लेवल में कम होंगे प्रोड्यूसर्स, फिर कंज्यूमर्स, देन कार्निवोरस लाइक फ्रॉग्स, एंड उसके ऊपर छोटे और कम होंगे जो बड़े कार्निवोरस होंगे। तो ये पिरामिड जो है वो जैसे बढ़ते बढ़ते ऊपर जाता है वैसे उनकी पॉपुलेशन कम होते जाती है हर एक लेवल में। So number of organisms generally decrease at the higher tropic levels. These create pyramid structure without most organisms at the base. With most organisms at the base. तो सबसे ज्यादा organisms किधर होंगे, बेस पे होंगे। So ये रहा पिरामिड के बारे में। अब producer are the most numerous followed by the herbivorous then carnivorous. Energy decreases as it moves up through the tropic level. तो एक बात समझनी पड़ेगी कि सबसे ज्यादा नंबर नीचे वाले पिरामिड में किसका है। पिरामिड का बात करूं तो पहले कौन था, प्रोड्यूसर्स थे, फिर कंज्यूमर्स थे, प्रोड्यूसर्स फिर कंज्यूमर, देन कार्निवोरस, स्मॉल कार्निवोरस like frog, and this is large carnivores like lion वगैरह। सो पॉपुलेशन क्या होगी, पॉपुलेशन नीचे से ऊपर जब जाएगी तो पॉपुलेशन कम होगा, पॉपुलेशन विल डिक्रीज। सो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन कौन था, प्रोड्यूसर्स का था, प्लांट्स वगैरह के, है ना। सो प्रोड्यूसर्स आर मोस्ट न्यूमरस फॉलोड बाय द हर्बीवोरस देन कार्निवोरस। Then energy decreases as it moves up through the level. जैसे आप बढ़ोगे इसकी एनर्जी क्या होगी, बढ़ेगी। तो प्रोड्यूसर की सबसे हाई होगी, उसके ऊपर जाओगे तो उससे कम होगी, उससे कम होगी। तो इसका मतलब क्या है, एनर्जी भी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। जैसे ऊपर जाएंगे एनर्जी क्या होगा, डिक्रीज होगा। एनर्जी डिक्रीजेस एज इट मूव अपवर्ड थ्रू द ट्रॉपिक लेवल। अब हम आते हैं यहाँ तक, आज के लिए हम सोच रहे हैं कि इधर पिरामिड स्ट्रक्चर तक एंड करते हैं ये वीडियो में। देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और मतलब अभी आपको बता दूं मैं आपको क्या क्या फूड वेब फॉर्मेशन देखने वाले हैं। हर एक चीज़ नेक्स्ट लेवल में बहुत सारी चीज़ें हैं जो मज़ा आएंगी। और तो आज का जो सेशन हुआ अगर आपको पसंद आया हो तो ज़रूर आप एक लाइक कर देना,
एक कमेंट करना बनता है तो एक कमेंट भी कर दो, नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, बहुत सारा शेयर करो, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। बेल आइकन दबा के जाओ ताकि फर्दर अपडेट्स आप लोग को मिलती रहे ऐसे वीडियोस की। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय, अलविदा।